27 दिसंबर 2007 बेनज़ीर भुट्टो जलसा आम से खिताब करने के बाद रावलपिंडी की लियाकत बाग से वापस रवाना हुई। वापसी के दौरान मोहतरमा अवाम के नारों के जवाब देने के लिए गाड़ी के रूफ से बाहर आती हैं। इतने में 2 फायर होते हैं और अचानक एक ज़ोरदार धमाका होता है जिसमें 70 लोगों के साथ साथ बेनज़ीर भुट्टो भी मौका पर ही जाँ बहक हो जाती हैं। ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि बेनज़ीर के इस अंदोनाक कत्ल के बाद इस केस को लड़ने वाले वकील को भी कत्ल कर दिया जाता है। और तो और इस केस के मरकज़ी गवाहान पहले गवाही देते हैं, फिर गवाही से मुकर जाते हैं और इसके बाद इनकी भी लाशें बरामद होती हैं। एक ऐसे अंदोनाक कत्ल की दास्तान कि जिस किसी ने भी इस कत्ल केस को लड़ने की कोशिश की वो खुद कत्ल हो गया। मेरा नाम है जुनैद असलम, आप देख रहे हैं स्टूडियो रॉयल कैफ़े। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो से मुतल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। 17 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो अपनी 8 साल की जलावतनी काटने के बाद वतन वापस पहुंची। वापस आने से पहले ही इन्हें ये इतला दे दी गई थी कि इनकी जान शदीद ख़तरे में है और इन्हें कत्ल करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। 2 बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रहने वाली पहली खातून अब तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए पुरुमीद थीं। पूरे पाकिस्तान से लोग बेनज़ीर का इस्तकबाल करने के लिए कराची एयरपोर्ट पहुंचे। वापस आने से पहले बेनज़ीर ने इस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ से सिक्योरिटी की यकीन दहानी मांगी, लेकिन सदर परवेज़ मुशर्रफ ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी बेनज़ीर भुट्टो 17 अक्टूबर 2007 को पाकिस्तान पहुंच चुकी थी। बहुत बड़ी तादाद में अवाम इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। मोहतरमा वहां से एक रैली की सूरत में रवाना हुई। अभी वतन वापस लौटे कुछ ही देर गुजरी थी और रैली अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी थी। मीडिया भी भरपूर कवरेज दे रहा था कि अचानक रैली के ऐन मरकज़ में बेनज़ीर की गाड़ी के बिल्कुल पास एक के बाद एक 2 धमाके हुए। इन धमाकों में मोहतरमा तो बच गई, लेकिन 170 बेगुनाह और मासूम लोग लुकमाए अजल बन गए। बेनज़ीर भुट्टो की अपनी फैमिली की स्टोरी भी अपने आप में एक ट्रेजिक स्टोरी है। बेनज़ीर के वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और जल्द ही ये पार्टी कामयाबियों के झंडे गाड़ने लगी। 1973 के इलेक्शन में इस पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की और जुल्फ़कार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। भुट्टो की इस हुकूमत को ज़िया उल हक ने ख़त्म करके मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और भुट्टो को एक नहायत कंट्रोवर्शियल केस में फांसी के घाट उतार दिया। बेनज़ीर के 2 भाई भी थे, शाहनवाज भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो को लंदन में पुरस्कार तौर पर जहर देकर कत्ल कर दिया गया। जुल्फ़कार अली भुट्टो की मौत के बाद बेनज़ीर ने पार्टी को संभाला और महज 24 साल की उम्र में पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हो गई। बेनज़ीर भुट्टो की वालदा नुसरत भुट्टो ने जुल्फ़कार अली भुट्टो की मौत के बाद मुर्तज़ा भुट्टो को हकदार ठहराया कि वो पार्टी की क़यादत करे। इसी वजह से बेनज़ीर और मुर्तज़ा भुट्टो के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए। बाद अज़ां मुर्तज़ा भुट्टो ने अपनी एक अलग जमात अल जुल्फ़कार के नाम से भी बनाई, जो बाद में एक दहशतगर्द जमात करार दे दी गई। लेकिन फिर अचानक 20 सितंबर 1996 को एक इंतहाई ड्रामाई पुलिस मुकाबले में मुर्तज़ा भुट्टो को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया और हैरत अंगेज़ तौर पर उस वक़्त मोहतरमा बेनज़ीर खुद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की वज़ीर आज़म थी। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की 2 बार वज़ीर आज़म बनी। दूसरा दौरे हुकूमत ख़त्म होने के बाद वो अपनी हिफाजत के लिए वतन अजीज़ को छोड़कर दुबई और फिर लंदन रवाना हो गई। अब वो अपनी इस 8 साला जलावतनी को ख़त्म करके वापस लौटी थी। इलेक्शन सर पर थे, सियासी जलसे और जुलूसों की भरमार थी और पूरे आबोताब के साथ जारी थे। इसी अरसे में 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक जलसा मुनक्किद किया गया। इस जलसे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जलसा आम से 30 मिनट तक खिताब किया। शिमाली इलाके में देखो, हमारे मस्जिदों में देखो, ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है और इसलिए मैं इस तारीखी लियाकत बाग में आई हूँ आपको कहने के लिए कि तीर पर मोहर डालो। तीर इस मुल्क की यकजहती का निशान है और तीर इस मुल्क की इज्जत का निशान है। और फिर जलसा गाह से रवाना हो गई। वापसी पर अचानक से बीबी की वापसी का रूट चेंज कर दिया गया। जलसा गाह से निकलते वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने बीबी की गाड़ी को घेर लिया और कारकुनान पुरजोश होकर नारे मारने लगे। इन कारकुनान के नारों का जवाब देने के लिए मोहतरमा अपनी गाड़ी के रूफ से बाहर आईं। गाड़ी के इर्द गिर्द काफ़ी लोग जमा थे। इतने में एक के बाद एक 2 फायर्स की आवाज़ गूंजी
اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کے بعد 70 لوگ اور خود بے نظیر بھٹو جاں بحق ہو گئیں۔ محترمہ کے اس طرح اچانک قتل پر پورے پاکستان میں بھونچال برپا ہو گیا۔ کارکنان پورے پاکستان میں سڑکوں پر نکل آئے اور مشتعل ہو گئے۔ 27 دسمبر 2007 کی یہ رات پاکستان پر بہت بھاری گزری۔ جانی اور مالی نقصان سمیت ہر طرف سے نقصان پاکستان کا ہی ہوا۔ یہاں پر یہ بات غور طلب ہے کہ اس سانحے کے بعد واردات کی جگہ کو فوراً دھو دیا گیا اور ہر قسم کے ثبوت کو مٹا دیا گیا۔ دوسری حیرت انگیز چیز یہ ہوئی کہ اس وقت پر بی بی کا پوسٹ مارٹم کروانے سے بھی انکار کر دیا گیا، جس کی وجہ سے کئی قسم کی قیاس آرائیوں نے جنم لیا۔ اس پوسٹ مارٹم کے نہ ہونے کی وجہ سے آج تک یہ پتہ ہی نہیں چل پایا کہ بی بی کی موت آخر کس وجہ سے ہوئی تھی۔ ان کی موت گولی لگنے کی وجہ سے ہوئی یا بم دھماکے کے اثر سے کسی اور چیز کے لگنے سے۔ لیکن اگر اس وقت کی موجودہ ویڈیوز کا مشاہدہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ بی بی کی موت گولی لگنے کی وجہ سے ہوئی۔ بی بی کے قتل کا الزام کئی لوگوں پر لگا۔ ان میں اس وقت کے صدر پرویز مشرف، سابق ڈی جی ISI جنرل حمید گل اور ان کے اپنے شوہر آصف علی زرداری بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دہشت گرد جماعت پاکستان تحریک طالبان پر بھی بی بی کے قتل کا الزام لگایا گیا، لیکن انہوں نے بھی اس سے بالکل لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ اور آخر کار کچھ عرصے بعد کالعدم دہشت گرد جماعت القاعدہ نے اس قتل کی ذمہ داری قبول کی اور کہا کہ بے نظیر کو قتل کرنے کے آرڈرز ڈائریکٹ ان کے امیر الزہراوی کی طرف سے تھے۔ اس قتل کے بعد ہونے والے الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی اور بے نظیر بھٹو کا شوہر آصف علی زرداری صدر پاکستان بن گیا۔ اس کے دور حکومت میں پرویز مشرف کو بی بی کے قتل کے الزام میں ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا۔ انہی دنوں میں ایک وکیل جو کہ کئی حکومتی عہدوں پر بھی رہ چکے تھے، انہوں نے یہ کیس لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا نام چودھری ذوالفقار علی تھا۔ وہ اپنی انویسٹیگیشن میں کافی راز جان چکے تھے اور قاتلوں کے قریب پہنچنے کا دعویٰ بھی کر بیٹھے تھے۔ 3 مئی 2013 کی ایک صبح انہیں گھر سے کورٹ جاتے ہوئے گولیاں مار کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور کیس پر ہونے والی یہ پروگرس یہیں پر رک گئی۔ اس کیس سے متعلق کچھ گواہان کی گواہی بھی ریکارڈ کی گئی تھی، جو کہ بعد ازاں اپنی گواہی سے ہی مکر گئے اور کچھ عرصے بعد ان گواہوں کی لاشیں ان کے اپنے گھروں سے برآمد ہوئیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت میں بھی بے نظیر کے قتل کیس کے متعلق کوئی خاطر خواہ کوششیں نہیں کی گئیں، بلکہ الٹا اس کیس کو ہی بند کر دیا گیا۔ اس اندوہناک قتل کے بعد وہ سوال جو ہمیشہ کے لیے اب سوال ہی رہیں گے، آخر کس نے اور کیوں بے نظیر کو قتل کیا؟ اس قتل کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا؟ قتل کے بعد واردات کی جگہ سے ثبوت کس کے کہنے پر دھو دیے گئے؟ بی بی کا پوسٹ مارٹم کیوں نہ کروایا گیا؟ بی بی کے کیس کی پیروی کرنے والے وکیل چودھری ذوالفقار علی کو کس نے اور کیوں قتل کیا؟ اور آج تک ان تمام قاتلوں کا پتہ کیوں نہ چل سکا؟ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔